नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी यूनिट 9 के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम की चर्चा तो कर ली थी। इस वीडियो में हमें उन डिवाइसेस के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम इस वीडियो में अपनी चर्चा को आगे बढ़ा पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे इन वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम डायोड से। डायोड दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, हम सभी जानते हैं। करता क्या है, यह करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो डायोड होता है वह धारा या करंट को एक दिशा में जाने की अनुमति प्रदान करता है और डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। आपको यह चीज़ भी ध्यान रखनी है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में डायोड का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों, डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर आप डायोड को देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न आपके एग्जाम में कैसा बनेगा, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न बनेगा, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तब आप आंसर करेंगे डायोड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 2 बन सकता है, डायोड का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है, तब आप आंसर करेंगे अर्धचालक से डायोड का निर्माण किया जाता है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है, निम्न में से किसका उपयोग डायोड को बनाने में किया जाता है। वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन या तो सिलिकॉन दे देंगे, जर्मेनियम दे देंगे और बाकी सारे कोई और अर्धचालक दे देंगे। तब आपको इनमें से एक ऑप्शन को टिक करना होगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब बात करते हैं डायोड के प्रकार की। तो दोस्तों, डायोड के प्रकार में रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, वेरेक्टर डायोड, फोटो डायोड और टनल डायोड, इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के डायोड की चर्चा हमें अपने इस वीडियो में करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिफायर डायोड की कि आखिर रेक्टिफायर डायोड होता क्या है। दोस्तों, रेक्टिफायर डायोड का उपयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, रेक्टिफायर डायोड का उपयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसका उपयोग बैटरी एलिमिनेटर बनाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई सर्किट में किया जाता है। तो दोस्तों, रेक्टिफायर डायोड से बैटरी एलिमिनेटर बनते हैं और अलग अलग तरीके की पावर सप्लाई को बनाने में या पावर सप्लाई में रेक्टिफायर डायोड का उपयोग किया जाता है। फिर बारी आती है जीनर डायोड की। दोस्तों, जीनर डायोड को एवलांची डायोड भी कहते हैं। आपको इस नाम को ध्यान रखना है, जीनर डायोड को एवलांची डायोड भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में बनेगा, किस डायोड का प्रमुख कार्य डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, तब आप आंसर करेंगे जीनर डायोड। फिर बारी आती है दोस्तों अगले बिंदु की। दोस्तों, जीनर डायोड का उपयोग हम एकदम से आने वाली वोल्टेज से बचने के लिए भी करते हैं। ध्यान रखें, डीसी वोल्टेज को कौन रेगुलेट करता है, जीनर डायोड करता है। एकदम से यदि वोल्टेज आ जाए उस कंडीशन में बचाव के लिए भी जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड की। इसे हम एलईडी के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा, घर में एलईडी टीवी भी लगी हुई होती है। तो दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसको आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में इससे सीधा फुल फॉर्म के रूप में प्रश्न आ सकता है कि आप एलईडी का फुल फॉर्म बताएं, तब आपको आंसर करना होगा लाइट इमिटिंग डायोड। तो आप इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखें। दोस्तों, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइट इमिट करने वाला डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड। यदि आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से दोस्तों प्रकाश उत्सर्जित होगा।
और दोस्तों जो एलईडी डायोड है यह काफ़ी कम मात्रा में बिजली की खपत करता है, इसलिए इसका उपयोग घरों में अधिक किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल घरों में, पहले सीएफएल चलती थी, इसके पहले फिलामेंट बल्ब चलता था। फिलामेंट बल्ब से कम खपत होती थी सीएफएल में और सीएफएल से कम खपत होती है एलईडी बल्ब में। तो आजकल जो घरों में अधिकतर उपयोग किया जाता है वह एलईडी बल्ब्स का किया जाता है। तो वही चीज़ आपको इस पॉइंट में यहाँ पर बताई जा रही है। फिर बारी आती है दोस्तों वेक्टर डायोड की। वेक्टर डायोड क्या होता है दोस्तों? इसे वेरी कैप या बोल्ट कैप के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग ट्यून्ड सर्किट, एफएम मॉड्यूलेटर्स, कलर टीवी रिसीवर में किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, वेक्टर डायोड को हम वेरी कैप या वोल्ट कैप के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग ट्यून्ड सर्किट में करते हैं, एफएम मॉड्यूलेटर में करते हैं और कलर टीवी रिसीवर में करते हैं। आपको इतनी चीज़ें वेक्टर डायोड के बारे में याद रखनी है। फिर बारी आती है फोटो डायोड की। दोस्तों फोटो डायोड क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमने एलईडी डायोड की बात करी थी, वहां विद्युत ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो रही थी और फोटो डायोड दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग लॉजिक सर्किट, लाइट, अलार्म, स्विचिंग डिवाइस में किया जाता है। ध्यान रखें, फोटो डायोड दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको इनके बेसिक काम को जरूर ध्यान रखना है, सीधा आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर बारी आती है टनल डायोड की। तो दोस्तों इसमें इम्प्योरिटीज या अशुद्धियों की मात्रा अधिक होने के कारण जंक्शन ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है। तो यहां से आप एक कॉमन सेंस से प्रश्न बना सकते हैं। अशुद्धियां ज़्यादा होने पर क्या होता है दोस्तों? तो जंक्शन ब्रेकडाउन होता है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट, कंप्यूटर स्विचिंग तथा विभिन्न लॉजिक सर्किट में किया जाता है। किसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट, कंप्यूटर स्विचिंग तथा लॉजिक सर्किट में किया जाता है? तो टनल डायोड का। दोस्तों लॉजिक सर्किट में हमने फोटो डायोड की बात भी करी थी, इस बात को भी आपको भूलना नहीं है। अब बारी आती है डायोड के बाद में ट्रांजिस्टर की। दोस्तों ट्रांजिस्टर भी एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकता है कि ट्रांजिस्टर निम्न में से क्या है? एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऑप्शन होगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तब दोस्तों आपको अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टिक करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है? ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और दोस्तों यह सारे डिवाइसेस पर निर्भर करता है और सारे डिवाइसेस पर समान रूप से अप्लाई होगा, जो भी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। ध्यान रखें आप, ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। एम्पलीफायर की खोज या आविष्कारक कौन है? आप इनका नाम हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, ट्रांजिस्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक को बेस कहते हैं, दूसरे को कलेक्टर कहते हैं, तीसरे को अमीटर कहते हैं। बेस, कलेक्टर, अमीटर, ये 3 टर्मिनल होते हैं किसके? ट्रांजिस्टर के। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर दोस्तों इस टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने में किया जाता है। किस टर्मिनल का उपयोग या किन टर्मिनल का उपयोग सर्किट को जोड़ने में करते हैं? जो टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होते हैं, जो 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होते हैं, उनका उपयोग हम सर्किट को जोड़ने में करते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं इन डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाए गए हैं और यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखाए गए हैं। इनकी चर्चा भी हम आगे अपने वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों अब हमें बात करनी है ट्रांजिस्टर के प्रकार की। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। इनके पहले तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। सीधा प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर का प्रकार है। चूंकि एमपीपीएससी में जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो छोटे छोटे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है ताकि आसान क्वेश्चन आप गलत करने से बचें। आपको उन क्वेश्चंस को कम से कम गलत नहीं करना है जो बाकी सभी बच्चे सही कर रहे हैं। यदि आपने ऐसी गलती करी तो आप कंपटीशन से उस ही क्षण बाहर हो जाएंगे जिस क्षण आप इस गलती को करते हैं।
और दोहराने पर तो आप बहुत दूर फेंक जाएंगे एग्जाम के सिलेक्शन से। तो सबसे पहले बात करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का नाम बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर दो प्रकार के होते हैं, पहला होल्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान रखना है, चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, इसलिए इसका नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पड़ा। अब दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, तो धारा इन्हीं में से होकर प्रवाहित होती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों में से धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों इनका उपयोग एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और डीमोड्यूलेटर के तौर पर किया जाता है। दोस्तों बाईपोलर ट्रांजिस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिनको हमने डायग्राम में देखा था। हमने दो प्रकार के ट्रांजिस्टर की चर्चा करी थी। ट्रांजिस्टर के दो प्रकार हमने देखे थे, पहला बाईपोलर, दूसरा यूनिपोलर। बाईपोलर के भी दो प्रकार होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपको इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना होगा। यदि ऑप्शन आता है निम्न में से कौन सा बाईपोलर का उदाहरण है या प्रकार है या यूनिपोलर का, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके लिए एनपीएन और पीएनपी दिए जाते हैं तो दोस्तों यह प्रकार बाईपोलर ट्रांजिस्टर के हैं, ना कि यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों बारी आती है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की। दोस्तों यूनिपोलर ट्रांजिस्टर को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। किस ट्रांजिस्टर को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है? तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। दोस्तों इसमें धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा किया जाता है। यह बाईपोलर ट्रांजिस्टर के मुकाबले काफ़ी छोटे बनाए जाते हैं, जिसमें बिजली की खपत कम होती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में बाईपोलर ट्रांजिस्टर की तुलना में कम बिजली खपत होती है। दोस्तों यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का उपयोग सीमोस, डिजिटल लॉजिक चिप और मल्टीप्लेक्सर में किया जाता है। दोस्तों सीमोस का फुल फॉर्म या CMOS का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारी कंप्यूटर की संपूर्ण वीडियो सीरीज़ देखी है तब आप आसानी से इसका फुल फॉर्म बता पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ट्रांजिस्टर में हमने दो प्रकार के ट्रांजिस्टर देखे, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर में भी हम दो टाइप देखे थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इनके फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं आपसे कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म इसलिए पूछता हूं ताकि एक तो आपकी तैयारी आप चेक कर पाए कितनी है, यदि नहीं तो कम से कम आप सर्च करके बताएंगे तो आपका एक दायरा बढ़ेगा। आप सर्च करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, प्लस हो सकता है आप एक दो हाइपर लिंक पर क्लिक करके और ज़्यादा नॉलेज ले लें, तो इससे आपका ही फायदा है। अब बारी आती है कैपेसिटर की या संधारित्र की। तो दोस्तों संधारित्र होते क्या हैं? यह ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करता है? तो दोस्तों वह करता है कैपेसिटर या संधारित्र। इसको आप ध्यान रख लें। दोस्तों संधारित्र रिचार्जेबल बैटरी की तरह बहुत ही कम समय में चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। बहुत ही कम समय में चार्ज भी होगा और उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। दोस्तों इसका एसआई मात्रक आप ध्यान रखें, इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब प्रति वोल्ट या फैराडे। कैपेसिटर की यदि हम उपयोग की बात करें, आपने देखा होगा कैपेसिटर को इस प्रकार से कैपेसिटर दिखाई देता है। दोस्तों कैपेसिटर के उपयोग की बात करें तो आवेश को संचय करने में या आवेश को एकत्रित या इकट्ठा करने में, ऊर्जा का संचय करने में, विद्युत उपकरणों में आपने कूलर, पंखे में अक्सर इनके लिए देखा होगा लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लें और फिर यहाँ पर हम अपना सफाई अभियान चला के आगे की बातों को क्लियर करते हैं। अब बात करनी है दष्टकारी की या रेक्टिफायर की। दोस्तों रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करती है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। एसी टू डीसी कौन?
रेक्टिफायर या दिष्टकारी। आप हिंदी में नाम जरूर याद रखें और इंग्लिश वाले हिंदी में, हिंदी वाले इंग्लिश में। हिंदी वाले तो इंग्लिश में जरूर ही याद रखें। रेक्टिफायर या दिष्टकारी क्या करता है दोस्तों? एसी को या अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। कौन? रेक्टिफायर या दिष्टकारी। दोस्तों आपको एसी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, आपको डीसी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है प्रतिरोध की। अब दोस्तों प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध या रजिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ध्यान रखें, करंट के प्रवाह को, करंट के फ्लो को, धारा के फ्लो या प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? तो रजिस्टर या रेजिस्टेंस इसको नियंत्रित करता है, जिसे हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों प्रतिरोध सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम करता है, इस चीज को ध्यान रखें। प्रश्न आएगा सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कौन कम करता है? तो वह काम करता है प्रतिरोध। फिर बारी आती है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करने के लिए हाई पावर वाले रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करना चाहते हैं तो आपको हाई पावर वाले रजिस्टर या प्रतिरोध का उपयोग करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से प्रतिरोध दिखाई देता है। हमने प्रतिरोध में क्या क्या बात करी। यह करता क्या है? करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है, सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम करता है, और यहाँ पर एक उपयोग लिखा हुआ है कि यह इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करने के लिए काम में आता है। जब आप इलेक्ट्रिकल पावर को भंग करना चाहते हैं तो आपको हाई पावर वाले प्रतिरोध का उपयोग करना होगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है और आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में इससे फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप हमें हिंट जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार से हम लगातार आपके लिए प्रयास करते रहें। नहीं तो हम लोग को पता कैसे लगेगा कि आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है या नहीं, और अनुमान के आधार पर इंसान कितने दिन काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें इतनी बात जरूर बताएं। फिर बारी आती है आईसी चिप की। यहां से तो आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसने बनाया, कौन आविष्कारक है, बाकी सारे काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। दोस्तों अर्धचालक सिलिकॉन से बनी छोटी चिप होती है कौन सी? आईसी चिप। इस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। किससे बनी होती है? अर्धचालक सिलिकॉन से बनी होती है। छोटी सी चिप होती है और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। फिर बारी आती है इसके आविष्कार की। कब हुआ? 1958 में हुआ, जो कि ज़्यादा आवश्यक नहीं है याद रखना। याद रख ले तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको याद रखना है जैक किल्बी को, और हो सके तो रॉबर्ट नॉइस को भी आप ध्यान रख लें कि आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। कब किया था? वर्ष 1958 में किया था। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार आईसी चिप का उपयोग किया गया था। आईसी चिप को माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या केबल चिप भी कहा जाता है। दोस्तों माइक्रोचिप आप कॉमन सेंस से लगा देते, सिलिकॉन चिप भी आप टिक कर लेते क्योंकि अर्धचालक सिलिकॉन से बनी होती है, लेकिन केबल चिप आप गैस नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जो आईसी चिप होती है उसे केबल चिप भी कहा जाता है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आईसी की पीढ़ियां। पहली पीढ़ी शुरुआत हुई थी 1964 के आसपास, एसएसआई कहलाता है, इसका फुल फॉर्म आप हमें बताएं। फिर दूसरी पीढ़ी 1968 एमएसआई, 1971 एलएसआई। दोस्तों यहां पर एसएसआई का फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई का फुल फॉर्म लार्ज स्केल। चौथी पीढ़ी 1980 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर पांचवी पीढ़ी 1984 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इनके फुल फॉर्म है। आप इनके सन याद रखें ना रखें आवश्यक नहीं है, आपको इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखने हैं। इस वीडियो में आगे भी हम इनकी चर्चा कर लेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा कर ही लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो पीढ़ी थी एसएसआई, फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वर्ष 1964 में ट्रांजिस्टर की संख्या
इस सर चिप पर होती थी 1 से 10 तक। फिर दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया वर्ष 1968 में, MSI। ट्रांजिस्टर की संख्या 10 से लेके 500 होती थी। फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वर्ष 1971 में, संख्या होती थी ट्रांजिस्टर की 500 से 20,000। फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वर्ष 1980। दोस्तों सन उतने आवश्यक नहीं है, आपको अपने दिमाग पर इतना लोड नहीं डालना है, आपको फुल फॉर्म याद रखना है और एक बेसिक सा अनुमान रखना है किसमें कितने ट्रांजिस्टर होते थे। तो दोस्तों VLSI 1980 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 20,000 से एक 10 लाख तक ट्रांजिस्टर की संख्या होती थी। और जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है 1984 का, इसमें 10 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर की संख्या होती थी। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको इन फुल फॉर्म को जरूर याद रखना है आपके एग्जाम के लिहाज से। ये फुल फॉर्म बहुत आवश्यक है। PSC सीधे क्वेश्चन पूछता है, PSC तो ट्रांजिस्टर की संख्या से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको इतना ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे माइक्रो प्रोसेसर से। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। और यदि आपको हमारे वीडियो से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सहायता प्राप्त होती है, तो आप हमारे जीवन के अमूल्य समय की कीमत को समझें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी हुई है, आप उससे जुड़कर हमारी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।